हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री न्यूज़ शो और आज हम बात करने वाले हैं रफाल के बारे में और इसकी इतनी हाइप ही क्यों है। बेसिकली इसको Su-30 MKI से ऊपर क्यों मान रहे हैं कुछ लोग, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं या फिर हर फाइटर जेट के डेमोन्स्ट्रेशन में करते हैं, उसकी हिस्ट्री। तो डसॉल्ट रफाल को जो भी इसका नाम है, उसका जो मतलब होता है वो गस्ट ऑफ विंड होता है या फिर ब्रस्ट ऑफ फायर होता है। ये जो डसॉल्ट रफाल है ये कनाड डेल्टा विंग पे आता है, मल्टी रोल फाइटर है, डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया, साथ ही साथ डबल इंजन रखता है। इसको बनाने का पर्पस था कि एयर सुप्रीमेसी, इंटीग्रेशन, एरियल रिकॉनेसेंस और साथ ही साथ ग्राउंड सपोर्ट और एंटी शिप स्ट्राइक और एक मेन पर्पस न्यूक्लियर डेटरेंस दिलाने के लिए। और ये एक ओमनी रोल फाइटर जेट है। तो लेट 90s के दौरान फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी को ज़रूरत पड़ी थी अपने जो करंट फ्लीट जो उनके पास थी उसको रिप्लेस करने की। तो उस वक्त उन्होंने जो डसॉल्ट है उसको ये जिम्मा दिया कि हमें एक नया एयरक्राफ्ट चाहिए, जबकि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन, वेस्ट जर्मनी, ये दोनों मिलकर मतलब सारी कंट्रीज मिलकर यूरो फाइटर टाइफून बना रही थी। तब डसॉल्ट ने ये जिम्मा संभाला और जब समय में हम पीछे गए हैं तो 4 जुलाई 1986 को इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ। ये काफ़ी टाइम लग गया था जब बोला गया था, मतलब ऑलमोस्ट 18 साल लग गए थे 1970 से देखा जाए तो। पर फिर भी ये चीज़ें लेट चल रही थी, पर टेक्नोलॉजी जो थी इसकी वो काफ़ी अच्छी जा रही थी। तो उस वक्त जो रफाल निकल के आया था तो फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस एयरक्राफ्ट को जो कैपेबिलिटी है उसको ये बताया था कि दिन और रात हर ऑपरेशन मतलब हर वेदर में ही ऑपरेशन करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही साथ जब ये एयरक्राफ्ट बन के आया, मतलब जो इसका प्रोटोटाइप बन के आया, तो इसमें इम्बोर्डिंग फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगाया गया था, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए थे। क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटर था, मतलब 1984 के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेटर था, तो इस वक्त ये उतना केपेबल नहीं था। और जब इसके प्रोटोटाइप टेस्ट किए जा रहे थे तो इसकी स्पीड जो थी वो मैक 2 तक पहुंची थी, मतलब कि करीबन 1520 मीटर पर आवर। और साथ ही साथ इसकी जो हाइट थी वो 13,000 मीटर तक पहुंच गई थी, मतलब 42,000 फीट तक। और इस वक्त जो ये जो एयरक्राफ्ट है ये जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE 400 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से पावर होता था, जो कि F-18 हॉर्नेट में लगाया जाता था उस वक्त फ्रांस के पास भी इंजन्स थे जिसका नाम था सिनेमा M88, लेकिन उस चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था क्योंकि वो जो मैच्योर टेक्नोलॉजी थी वो उस वक्त उनके पास मैच्योर नहीं थी। लेकिन फिर भी वो इनिशियल स्टेज में उसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन बाद में इसको सुपरसोनिक फ्लाइट देने के लिए F404 इंजन का ही यूज़ किया गया था। और ये जो डेमोन्स्ट्रेटर बनाया गया था इसको जनवरी में रिटायर कर दिया गया, मतलब 1994 जनवरी में रफाल ए को रिटायर कर दिया गया। उसके बाद रफाल बी आया जिसका नाम बिप्लेस भी बताया जाता है, जो कि ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट था। और ये जो एयरक्राफ्ट था इसको थोड़ा स्टेल्थ बनाने की भी कोशिश की गई थी, जैसे कि इसका गोल्ड कोटेड कैनपी बनाया गया था, इसको रीडिज़ाइन किया गया था, फ्यूसलाज को जो इसका फिन जॉइंट है उसको भी चेंज किया गया था, इसका जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से इसकी कोटिंग भी की गई थी, इसको कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया था जिससे कि रडार क्रॉस सेक्शन जो RCS है वो भी कम हो गया और इसका वेट भी काफ़ी पहले से हल्का हो गया था। और इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद इसमें कई सारे मिसाइल्स लगाए गए, नए एवियोनिक्स भी टेस्ट किए गए। इसका जो शेप है जहाँ से ये एयर इनटेक करता है उसको भी S फॉर्म में किया गया कि जो एयर इनटेक है वो डबल इंजन में काफ़ी अच्छा रहे। साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट किया गया 1992 में ही, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसको रोकना पड़ा 1995 में। और दोबारा से 1997 के अराउंड इसका एक ऑर्डर दिया गया जिसमें से 180 में से 60 एयरक्राफ्ट 2004 तक फ्रेंच नेवी के पास थे। उसके बाद और ऑर्डर्स दिए गए जहाँ की 180 एयरक्राफ्ट टोटल आने थे फ्रेंच नेवी में और फ्रेंच एयरफोर्स में। ये तो रही इसकी जो हिस्ट्री है वो। अब हम बात कर लेते हैं इसके एवियोनिक्स को लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके रेडार को लेकर। तो RBE-2 जो इसका रेडार था वो उस वक्त पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडे रेडार था। उसके बाद इसको चेंज किया गया, मतलब 2004 के आसपास जो उसका DG है उसने 90 मिलियन यूरो दिया कि इसको AE से रेडार का डेमोन्स्ट्रेशन बनाया जाए, और इसके बाद इसको अपग्रेड किया गया AE से रेडार में। इसके बाद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो एयर डिफेंस कर सकता है, लॉन्ग रेंज डिटेक्ट कर सकता है किसी भी चीज़ को, फुली ऑटोमेटिक है, रैंक कर सकता है टारगेट्स को कि कौन सा टारगेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर पहले हमला करना है, डीप लो लेवल पेनिट्रेशन कर सकता है। साथ ही साथ जो टेरेन फॉलोइंग है, मतलब टेरेन की मैपिंग है वो भी काफ़ी अच्छे से कर सकता है। हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ला सकता है, मतलब जो भी ग्राउंड पे इमेजेस हैं उन सभी को अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकता है। इन रूट अपडेट टारगेट एरिया सिचुएशन, मतलब जब ये फाइटर जेट उड़ रहा है तो साथ ही साथ जितने भी टारगेट्स आते हैं उन सभी को एक साथ मॉनिटर करने की भी क्षमता इसमें दी गई थी। अब टेक्निकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो एंटीना ब्लॉक, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, साथ ही साथ मल्टीपल वेव फॉर्म जनरेट किया जा सकता है, एक्टिव ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स एंड
एक्साइटर रिसीवर है इसमें, वाइड बैंडविड्थ है, MMIC GAAS टेक्नोलॉजीज़ है इसमें, साथ ही साथ फुल मोनोपल्स है और ये काफ़ी ओपन आर्किटेक्चर है। इसमें आप चाहो तो काफ़ी चेंजेस भी कर सकते हो। ट्रैकिंग कंप्यूटेशन है, हाई रेजोल्यूशन मैप जनरेट भी किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों होने के बाद इसके अलावा भी कई फीचर्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल भी रखे गए हैं। साथ ही साथ इन सभी फीचर्स के होने के बाद इसका जो रेडार है वो काफ़ी डेडली हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एयर फ्रेम्स को लेके। तो अगर रफाल को आप देखोगे तो एरोडायनामिकली ये एक अनस्टेबल एयरक्राफ्ट है, मतलब ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, पर डिजिटल फ्लाई बाय वायर की वजह से इसको आर्टिफिशियली इन्फोर्स किया गया कि जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन कर सके। साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट में जब कनार्ड्स लगाए गए तो मिनिमम लैंडिंग स्पीड 115 नॉट्स हो सकती है, मतलब 213 किलोमीटर हो सकती है, जो कि फ्लाइट के दौरान है। साथ ही साथ ये एयर ब्रेक की तरह भी काम करता है, मतलब एयर स्पीड को कम भी कर सकता है, फाइटर जेट को काफ़ी पहले ही रोक सकता है, नॉर्मल जो फाइटर एयरक्राफ्ट जिनमें कनार्ड्स नहीं होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये एयरक्राफ्ट फ्रेंच नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए बन रहा था। तो ये जो एयरक्राफ्ट था ये स्टोबार कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया था, जिसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी जंप पे भी ये अच्छी तरीके से काम कर सकता था, ज़रूरत थी तो सिर्फ विंग्स को फोल्ड करने की। अब बात कर लेते हैं इसके कॉकपिट सिस्टम्स को लेके। तो जो रफाल का कॉकपिट है वो पूरी तरीके से ग्लास कॉकपिट दिया गया है। साथ ही साथ जो डेटा फ्यूज़न है इस ग्लास कॉकपिट में काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। जो डिस्प्ले है पायलट का वो काफ़ी अच्छे से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दिखाता है, मतलब अगर आप कहो तो काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें समझ में आती हैं पायलट्स को। साथ ही साथ इसमें HOTAS दिया गया, मतलब हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक, जो कि राइट हैंड है वहाँ पे साइड स्टिक कंट्रोलर दिया गया है, साथ ही साथ लेफ्ट हैंड पे थ्रॉटल दिया गया है। इसका जो सीट है उसको 29 डिग्री एंगल पे उठाया गया है, जिससे कि जो जी फोर्स है, जो पायलट पे जी फोर्स लगेगा वो काफ़ी कम लगता है। इसका जो फ्लाइट स्वीट है वो पूरी तरीके से आपको ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है एयरक्राफ्ट से, और कह सकते हो कि जी फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकता है। तो इतने सारे चीज़ें होने के बाद जो पायलट है उस पर ज़्यादा लोड हो जाता है, लेकिन इसके लिए इसमें कई सारे फीचर्स और दिए गए हैं, जैसे कि हाईली डिजिटलाइज्ड कॉकपिट, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डायरेक्ट वॉइस आउटपुट, मतलब DVI सिस्टम, जो कि अलाउ करता है पायलट को कि वॉइस से भी कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी सारे कमांड्स को। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, इसमें एक वाइड एंगल होलोग्राफिक हेडसअप डिस्प्ले दिया गया है, हेडसअप सिस्टम दिया गया है। साथ ही साथ 2 हेडेड फ्लैट पैनल कलर मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस MFDs लगाए गए हैं। साथ ही साथ वेल एज कंट्रोल कॉलिमेटेड डिस्प्लेस भी लगाए गए हैं। इसमें पायलट को बहुत ही ज़्यादा डिस्प्ले पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो इनके हेलमेट से ही कंट्रोल की जा सकती हैं। पूरा का पूरा जो स्क्रीन है पायलट के सामने वो पूरी तरीके से टच इनेबल्ड है। साथ ही साथ इसमें पूरी तरीके से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन भी अच्छा किया गया है। जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि माइका मिसाइल को भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ जो नाइट विज़न है, नाइट विज़न गॉगल्स, वो भी दिए गए हैं। इसमें लाइफ सपोर्ट भी दिया गया है। इसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया गया है, मतलब एक ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटिंग सिलेंडर जो कि हमारे तेजस में लगा है, वो भी इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें ऑटो पायलट एंड ऑटो थ्रॉटल कंट्रोल्स भी इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं कि इन फ्यूचर अगर पायलट वो काम नहीं कर पा रहा है तो जो फ्लाइट है उसको एक सिंपल पाथ पे ऑटो थ्रॉटल और ऑटो पायलट की वजह से कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर एवियोनिक्स के बारे में। तो इसमें इंटीग्रेटेड मॉड्यूल एवियोनिक्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ MDPU मतलब मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया गया है। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें इंटीग्रेटेड डिफेंस एड सिस्टम लगाया गया है, जिसका नाम स्पेक्ट्रा है। आपने काफ़ी बार नाम सुना भी होगा, जो कि एयरबोर्न एंड ग्राउंड थ्रेट्स को एक साथ निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये जो सिस्टम है ये MBDA और थेल्स के साथ मिलकर बनाया गया है। इसका काम क्या है? डिटेक्शन, जैमिंग, डिकोइंग और साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट कर सकता है उन सभी सिस्टम्स के साथ। ये हाईली रीप्रोग्रामेबल है, मतलब कि अगर इन फ्यूचर कोई नए सिस्टम्स आते हैं या फिर सब सिस्टम्स आते हैं, उन सभी चीज़ का जो प्रोग्राम है इसमें अपडेट किया जा सकता है। और इसके बाद इसका एक नेक्स्ट सिस्टम आता है जिसका नाम है थेल्स ऑप्ट्रॉनिक्स रेको न्यू जनरेशन एरो रिकॉनेसेंस पॉड, जो कि डोमेसिस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लेज़र डेजिनेशन पॉड भी जिसे आप कह सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, मतलब इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी पहले, पर आप कह सकते हो जो ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी है इसकी वजह से ही काफ़ी अच्छी हो जाती है रफाल की। मतलब ये जो इसके सेंसर्स लगे हुए हैं, ये जो टारगेट पॉड्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद रफाल को एयर सुप्रीमेसी रोल में कैसे यूज़ किया जा सकता है? इसमें काफ़ी पैसिव सेंसर सिस्टम्स लगाए गए, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, ऑप्टिक सेक्यूटर फ्रंटल मतलब OSP, जो कि डेवलप किया गया था थेल्स की तरफ से,
ये जो सिस्टम है ये काफ़ी विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को अच्छी तरीके से पहचानने में सक्षम है। जो OSV वो इनेबल करता है डिप्लॉयमेंट, मतलब इंफ्रारेड मिसाइल्स के, जैसे कि माइका हुआ, मीटियोर मिसाइल हुआ, जो कि काफ़ी केपेबल माने जाते हैं। ये डिटेक्ट कर सकता है एयरबोर्न टारगेट्स को, ग्राउंड पे भी, सी पे भी, काफ़ी दूरी से किसी भी लॉन्ग सर्विलांस कर सकता है, ये जैमिंग कर सकता है। और ये सारे सिस्टम जब इसके रेडार से मिल जाते हैं, मतलब AE से रेडार के साथ मिल जाते हैं, तो ये इतने केपेबल हो जाते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी काफ़ी दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में अब। तो MAA-2 इंजन का यूज़ कर सकता है, मतलब ऐसे 2 इंजन इसमें लगते हैं जो कि 7.5 टन्स का थ्रस्ट इसे देते हैं, मतलब कि 16,850 पाउंड्स के आसपास। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2,222 किलोमीटर पर आवर, करीबन 1.8 मैक के आसपास। तो आप इसे कह सकते हो ये आवाज़, मतलब ध्वनि की गति से 1.8 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। इसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे कि नॉन पॉल्यूटिंग कंबशन चैम्बर, सिंगल क्रिस्टल टर्बोफैन ब्लेड्स, साथ ही साथ पाउडर म्यूटिलॉजी डिस्क, और उसके साथ रडार का जो और इंफ्रारेड सिग्नेचर्स है उसको भी ये काफ़ी कम जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसको आप कह सकते हो ये थोड़ा बहुत स्टेल्थ भी है। और जो M8 है वो इनेबल करता है सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इस मतलब फाइटर जेट में, जब ये ड्रॉप टैंक के साथ उड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो किसी फाइटर जेट में ना हो तो वो फाइटर जेट ही नहीं है, मतलब कि आर्मामेंट, यानी कि इसके जितने भी मिसाइल्स होते हैं, जितने भी बॉम्ब्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को लेके जो F3 वेरिएंट है, F3 स्टैंडर्ड के रफाल्स हैं, वो डिफरेंट मिशंस पे डिप्लॉय होते हैं। मतलब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, जैसे हमारे सुखोई 30 MKI है, तो अगर 10 एयरक्राफ्ट जा रहे हैं तो सभी एयरक्राफ्ट का अलग अलग मिशंस होता है। लेकिन रफाल में ये कैपेबिलिटी है कि ये एक एयरक्राफ्ट सारे मिशंस एक बार में ही परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि इसमें जो वेपन्स लगे हुए हैं वो माइका है, माइका IR और माइका EM, जो कि एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो कि क्लोज रेंज में एयर टू एयर मिसाइल्स का काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें ग्राउंड स्ट्राइक के लिए स्कैल EG मिसाइल का यूज़ किया जाता है, जो कि एक क्रूज मिसाइल है। साथ ही साथ AASM हैमर एयर टू सरफेस मिसाइल्स का भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ एंटी शिपिंग मिशंस के लिए भी AM39 एक्सोटेल सी स्किमिंग मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको आप कह सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लाइड करके किसी भी टारगेट, जैसे कि फ्रिगेट्स हुआ या डिस्ट्रॉयर्स हुआ, उसको भी हिट करने में सक्षम है। इसका जो कॉम्बिनेशन है ऑन बोर्ड एंड एक्सटर्नल पॉड बेस्ड लेज़र सेंसर इक्विपमेंट के साथ, वो एक तरीके से सामने जो एयरक्राफ्ट है उसे ये भनक तक नहीं लगने देता कि उसे लॉक भी कर लिया गया है। और उसके बाद 2010 में इसमें मीटियोर भी लगा दिया गया, जो कि MBDA के द्वारा बनाया गया है, और इसके बारे में ऑलरेडी सबको पता है ये कितना केपेबल मिसाइल माना जाता है। ये जो रफाल है ये 14 हार्ड पॉइंट्स के साथ आता है, जिसमें 13 जो हार्ड पॉइंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ रफाल M है, मतलब कि मरीन वर्जन में। साथ ही साथ ये हैवी आर्मामेंट ले जाने में भी अच्छा है। मैक्सिमम एक्सटर्नल लोड जो है वो 9 टन का ये उठा सकता है। साथ ही साथ इसमें 30 mm GI-80-30 रिवॉल्वर कैनन लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी केपेबल माने जाते हैं किसी भी सामने वाले फाइटर जेट को गिराने में। इसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, ग्राउंड अटैक म्यूनिशंस चीज़ें भी लगाई गई हैं। तो ये तो हुआ रफाल के बारे में सब कुछ। इसको काफ़ी कंट्रीज़ भी यूज़ करती हैं ऑलरेडी, जैसे कि कतर हुआ, इजिप्ट हुआ, इंडिया ऑलरेडी खरीद चुका है, फिनलैंड, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, UAE और बेल्जियम, ब्राज़ील, इन सब के पास भी कुछ यूनिट्स हैं इसके। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें 1 या 2 क्रू होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट खरीदा जा रहा है। लेंथ 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10 मीटर, हाइट जो है वो 5.34 मीटर, विंग एरिया जो है वो 45.7 मीटर स्क्वायर, एम्प्टी वेट 10,300 kg, ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम, मैक्स टेक ऑफ वेट 24,500, फ्यूल कैपेसिटी 4,700, और जो मैक्सिमम फ्यूल है वो 4,070 US गैलन हो सकता है। लेकिन ये कई सारे ड्रॉप टैंक्स भी कैरी कर सकता है, करीबन 5 ड्रॉप टैंक्स। बात करते हैं पावर प्लांट, मतलब इसके इंजन के बारे में। 2 सनमाइका MAA-2 टर्बोफैन इंजन यूज़ कर सकता है। अब इसके परफॉर्मेंस के लिए को लेके आते हैं। मैक्सिमम स्पीड 2,223 किलोमीटर पर आवर, सुपर क्रूज मार्क 1.4 पे कर सकता है, कॉम्पैक्ट रेंज 1,850 किलोमीटर, जो फेरी रेंज है वो 3,700 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग 15,835 मीटर, जी लिमिट्स +9 से 3.6 तक भी जा सकती है, +11 भी जा सकती है एमरजेंसीज पे। रेट ऑफ क्लाइम जो है वो 304.8 मीटर पर सेकंड मानी जा सकती है। जो विंग लोडिंग है वो 328 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 0.988 है। अब इसके आर्मामेंट के बारे में जैसे ही हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो एक इसमें 30 mm की गन लगती है, 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। मिसाइल जो है वो मैजिक 2 MBDA माइका
MBDA का मीटियोर, A2A ग्राउंड मिशंस में MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो, ASM हैमर, GBU-12 पेववे AS-30L और मार्क 82 लगता है इसमें। A2 सर्फेस के लिए MBDA का AAM-39 एक्सोटाइल एंटीशिप मिसाइल लगता है। न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए ASM-MP-A न्यूक्लियर मिसाइल लगाई जाती है। और कुछ और फीचर्स जो है इसमें थेल्स का डेमोकल्स टारगेटिंग पॉड है, इसमें थेल्स का इरोस है जो कि एयरबॉर्न रेस्क्यू ऑब्जर्वेशन सिस्टम है, जिसको आप कह सकते हो रिकॉनेसेंस पॉड है। साथ ही साथ थेल्स का टेलियोस मल्टी फंक्शनल टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है और ये 5 ड्रॉप टैंक्स भी कैरी कर सकता है, साथ ही साथ बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग भी करने में सक्षम है। तो ये रहा रफाल के बारे में सब कुछ, लेकिन इंडियन स्पेसिफिक रफाल में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं जो कि इंडिया स्पेसिफिक हैं, जिसके बारे में कोई भी चीज़ बताई नहीं गई है, वो सभी चीज़ें क्लासिफाइड रखी गई हैं। लेकिन जो फ्यूचर रिप्लेसमेंट है रफाल का, मतलब जो फ्रेंच रफाल है या फिर जितनी भी कंट्रीज रफाल यूज़ कर सकते हैं, अगर वो खरीदना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को, तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर आने वाला है उनकी तरफ से, जिसको डसॉल्ट एविएशन एयरबस डिफेंस एंड स्पेस बना रही है, जो कि जर्मनी का यूरोफाइटर टाइफून और स्पेन के FA-18 हॉर्नेट को 2035 से 2040 में जब रिटायर होंगे तो उन सभी को रिप्लेस किया जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।